जरा इस बारे में सोचिए। रात का घोप अंधेरा है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और अचानक आपके फोन की रिंग बजती है। रात के उस वक्त फोन बजना वैसे भी डरावना होता है। बिल्कुल। और आप स्क्रीन देखते हैं तो वहां कोई नाम नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, बस एक शब्द चमक रहा है, अज्ञात या अननोन। और जब आप घड़ी देखते हैं ना, तो सुइयां हमेशा एक ही समय पर रुकी होती हैं, ठीक 3:03, 3:03 AM। बाप रे, मतलब ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी की भी मन में तुरंत एक अजीब सी सिहरन पैदा कर सकता है। सिर्फ एक रिंगटोन कैसे इंसान के अवचेतन मन में छुपे सबसे गहरे डरों को जगा सकती है, ये सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे ही खौफनाक सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। हमारे पास जापानीज अर्बन लेजेंड्स के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब आर्काइव्स हैं, कुछ पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स के अनुवादित दस्तावेज भी हैं, और कुछ बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज भी हैं जो सीधा व्यवहार मनोविज्ञान से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों के केंद्र में एक रहस्यमयी घटना है जिसे डेनवा नो नोरोई कहा जाता है। मतलब अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो मरने से पहले आने वाला फोन कॉल। लेकिन देखिए, आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। सही काम। हम इन दस्तावेजों के आधार पर इंसान के दिमाग की उस डरावनी कार्यप्रणाली को समझने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ऐसे स्पष्ट खतरे के सामने भी घुटने क्यों टेक देता है। हाँ, मैं इस पूरी स्थिति को एक खास नजरिए से देखती हूँ। ये बिल्कुल सड़क पर होने वाली किसी भयानक दुर्घटना को देखने की उस अजीब इंसानी फितरत जैसी है। मतलब हम दूर से ही देख लेते हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। हमें पता होता है कि वो दृश्य हमें विचलित कर देगा। वही तो, हम जानते हैं कि हमारी रात की नींद उड़ जाएगी, फिर भी हम अपनी नजरें नहीं हटा पाते। हम वहां रुकते हैं और देखते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर लोग उस फोन कॉल को उठाते ही क्यों हैं, और खुद की ही आखिरी आवाज सुनने का जो मनोवैज्ञानिक खौफ है वो असल में दिमाग को पंगु कैसे बना देता है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉल भविष्य की होने वाली दुर्घटना की केवल भविष्यवाणी करता है या ये कॉल खुद ही उस दुर्घटना का कारण बनता है? ये बहुत ही गहरे सवाल हैं, और इन सवालों की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले उस डर की प्रकृति को समझना होगा जिसका जिक्र इन मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स में बार बार किया गया है। डर की प्रकृति मतलब? देखिए, किसी अनजान खतरे से डरना हमारे विकासवाद का हिस्सा है, इवोल्यूशन का। लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार इस लेजेंड की सबसे खौफनाक बात यह है कि कॉल उठाने पर दूसरी तरफ कोई अजनबी, कोई राक्षस या भूत नहीं होता। अच्छा। वहां जो आवाज होती है वो इंसान की अपनी खुद की आवाज होती है। और सच कहूं तो यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। अगर रात के 3 बजे कोई अजनबी मुझे फोन करके धमकाए तो डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हाँ, और उस स्थिति में एक स्पष्ट रास्ता होता है, फोन काट देना या दरवाजा बंद कर लेना या तुरंत पुलिस को बुलाना। मतलब एक बाहरी दुश्मन है जिससे बचा जा सकता है। लेकिन जब इंसान अपनी ही मौत की चीख सुनता है तो उसका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक दस्तावेजों में इसे वर्तमान वास्तविकता का विखंडन कहा गया है। हमारा दिमाग खतरों से निपटने के लिए लड़ो या भागो वाले मोड पर निर्भर करता है, फाइट और फ्लाइट, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए एक स्पष्ट बाहरी दुश्मन का होना जरूरी है। लेकिन जब कोई इंसान फोन पर अपनी ही आवाज सुनता है, अपनी ही घबराहट महसूस करता है और अपने ही अंतिम पलों की चीख सुनता है, बाप रे। हाँ, तो ऐसे में दिमाग के पास लड़ने या भागने के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता। आप अपने ही भविष्य के डर को वर्तमान में सुन रहे होते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग इस विरोधाभास को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक चरम स्तर माना जा सकता है। जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए। इंसान शारीरिक रूप से अपने बंद कमरे में सुरक्षित बैठा है, सब कुछ शांत है। हाँ, उसकी आंखें उसे बता रही हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके कान उसे बता रहे हैं कि वो भयानक दर्द और दहशत में है। दिमाग इन दो विरोधी वास्तविकताओं को एक साथ प्रोसेस कर ही नहीं सकता। ये तो सच में सुन्न कर देने वाला है।
मतलब ये एक ऐसा खतरा है जिससे दरवाजा बंद करके नहीं बचा जा सकता, क्योंकि वो खतरा आपकी अपनी ही आवाज के रूप में आपके हाथ में मौजूद फोन से आ रहा है। बिल्कुल, और ये स्थिति इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देती है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर कोई अपनी ही आवाज में अपनी मौत सुन ले तो उसका सुनने पड़ जाना समझ में आता है, लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और मुझे लगता है जो भी इस घटना के बारे में सुनेगा वो यही सोचेगा। क्या सवाल? यही कि अगर ये कॉल इतनी डरावनी है, अगर इसका पैटर्न इतना स्पष्ट है, तो लोग फोन काट क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है फोन को दीवार पे क्यों नहीं दे मारते या उसे साइलेंट पे क्यों नहीं डाल देते? और यही सवाल हमें पुलिस और मनोवैज्ञानिक केस फाइल्स के उन वास्तविक मामलों की ओर ले जाता है। ये मामले ही इस पूरी पहेली का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। क्यों? इनमें ऐसा क्या है? क्योंकि ये बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि कैसे इंसान जानबूझकर उस जाल में कदम रखता है। इन स्रोतों में एक बहुत ही प्रमुख मामला दर्ज है जिसे रिकू का केस कहा गया है। ये टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी छात्र की घटना है। तो रिकू के साथ असल में क्या हुआ था? मतलब पुलिस रिपोर्ट्स इस बारे में क्या बताती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के करीब 3 बज रहे थे। रिकू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वो आधा सोया हुआ था, थका हुआ था। पहली बार जब उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया तो उसने झिझकते हुए फोन उठाया। और फिर दूसरी तरफ से उसे अपनी ही घमा रही हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, प्लीज मत। और उसके तुरंत बाद एक भयानक चीख और कांच टूटने की तेज आवाज आई। अरे बाप रे, उस आधी रात में अपनी ही चीख सुनना, ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। रिको की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उसने पुलिस को बुलाया? नहीं। और यहीं पे इंसानी दिमाग का रक्षा तंत्र काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म। उसने इसे पूरी तरह नकार दिया, डिनायल। मतलब उसने माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, उसने खुद को समझाया कि ये कोई तकनीकी खराबी है या उसके दोस्तों का कोई भद्दा मजाक है जिसमें उन्होंने उसकी आवाज रिकॉर्ड करके एडिट कर दी है। उसने फोन काट दिया और वो सोने चला गया। एक तरह से देखा जाए तो ये एक तार्किक सोच लगती है। हम हर अजीब चीज को तुरंत भूत प्रेत से तो नहीं जोड़ते ना। बिल्कुल, लेकिन असली खौफ अगली रात शुरू होता है। केस फाइल के अनुसार अगली रात रिको सड़क पर चल रहा था। उसके कानों में हेडफोन थे और वो अपने फोन में खोया हुआ था। सड़क बिल्कुल शांत थी। और समय वही रहा होगा। एकदम सही। तभी ठीक 3:03 AM पर फिर से वही कॉल आती है। स्क्रीन पर फिर से अननोन लिखा था। अब उसे याद था कि पिछली रात उस कॉल में क्या था। उसे पता था कि ये कुछ बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, उसके सीने में बेचैनी थी, लेकिन फिर भी उसने फोन उठा लिया। तो नतीजा वही हुआ जो उस रिकॉर्डिंग में था? बिल्कुल वही। जैसे ही उसने फोन उठाया और वो रिकॉर्डिंग दोबारा बजनी शुरू हुई, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और उससे टक्कर मार दी। चश्मदीदों के बयानों और पुलिस रिपोर्ट के उस हिस्से में एक बहुत ही डरावना विवरण है। क्या विवरण है? टक्कर के समय रिकू ने ठीक वही चीख मारी जो उसने रिकॉर्डिंग में सुनी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि जब पुलिस वहां पहुंची तब भी रिकू का फोन कॉल पर था और उस फोन के स्पीकर से उसकी वही चीख एक अंतहीन लूप में बार बार बज रही थी। ये तो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। लेकिन रिकू का वो कदम, उसका दोबारा फोन उठाना, ये मुझे फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द लापेल दू वीद की याद दिलाता है। लापेल दू वीद, शून्य की पुकार। हाँ, कॉल ऑफ द वॉइड। ये वो मनोवैज्ञानिक घटना है जहां इंसान किसी ऊंची पहाड़ी या इमारत के किनारे खड़ा होता है और अचानक उसके मन में नीचे कूदने का एक अजीब सा, एक बेतुका ख्याल आता है। वो कूदना नहीं चाहता, लेकिन उसका दिमाग उस खतरे की सीमा को तौलना चाहता है। मुझे लगता है रिकू का वो फोन उठाना सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि ये उसी शून्य की पुकार का एक आधुनिक रूप था। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। शून्य की पुकार असल में हमारे अवचेतन मन की वो बेचैनी है जो जानना चाहती है कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। और हमारे स्रोतों में सिर्फ रिकू का मामला नहीं है। अच्छा, और भी मामले हैं? हाँ, ओसाका के एक बिजनेसमैन की पुलिस रिपोर्ट है जिसने देर रात सुनसान हाईवे पर ड्राइव करते हुए कॉल उठाया। उसने फोन पर खुद को अंधेरे में फंसा हुआ और मदद की भीख मांगते हुए सुना। बाप रे। और 2 दिन बाद उसकी कार उसी हाईवे के किनारे सुनसान हालत में मिली। कार का इंजन चालू था, लेकिन वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कार की सीट पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था जिस पर वही रिकॉर्डिंग चल रही थी। ओह, और इन दस्तावेजों में क्योटो की उस स्कूली छात्रा का भी तो जिक्र है ना?
हाँ, वो मामला तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दहशत का उदाहरण है। उस छात्रा ने फोन पर खुद को ये फुसफुसाते हुए सुना कि वो मेरे पीछे है। और फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों बाद वो अपने ही बंद कमरे में मृत पाई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में किसी संघर्ष के निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था। मौत का कारण हार्ट फेलियर बताया गया। डर के मारे उसकी जान चली गई। तो इन सभी मामलों में एक ही पैटर्न है। खतरे के लाल झंडे बिल्कुल स्पष्ट हैं, फिर भी लोग फोन उठाते हैं। मतलब डर से ज्यादा हमेशा इंसानी उत्सुकता जीत जाती है। एक तरह की एक मानसिक खुजली जिसे मिटाए बिना इंसान रह ही नहीं पाता। और ये मानसिक खुजली आधुनिक युग में और भी खतरनाक हो गई है। अगर हम विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वजों के जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति बहुत तेज थी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अंधेरे से डरना, अजीब आवाजों से दूर भागना। बिल्कुल, यही वो चीजें थी जिन्होंने इंसानी प्रजाति को जिंदा रखा। लेकिन आज के आधुनिक इंसान के साथ एक बड़ी समस्या है। हम अपने गैजेट्स और सुरक्षित कमरों में इतने आराम तलब हो गए हैं कि हमारा अहंकार हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर हावी हो गया है। ये तो सच है। जब कोई चेतावनी मिलती है तो दिमाग का एक हिस्सा कहता है, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, या मुझे इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जाननी है। और ये अहंकार या कंटेंट के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की प्रवृत्ति हमें उस व्लॉगर के मामले में सबसे स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इंटरनेट आर्काइव के निकाले गए इस मामले ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो कंटेंट क्रिएटर वाला केस। हाँ, एक कंटेंट क्रिएटर जिसका पूरा चैनल ही अर्बन लेजेंड्स को झूठा साबित करने पर आधारित था। उसे अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ नया चाहिए था। इंटरनेट के उस आर्काइव के अनुसार उस व्लॉगर ने जानबूझकर कैमरे सेट किए और 3.03 AM का इंतजार किया। उसे पूरा यकीन था कि ये सब इंटरनेट की एक मनगढ़ंत कहानी है। अति आत्मविश्वास। जब कॉल आई तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे लगा कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके लाखों व्यूज बटोरेगा। उसने फोन उठाया और क्या सुना? अपनी ही भारी सांसें और खुद की कांपती हुई आवाज जो कह रही थी, पीछे मुड़कर मत देखना। ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निर्देश था। ऐसे में दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। लेकिन यह उसका अहंकार और वो व्यूज का डोपामाइन उस डर पर भारी पड़ गया। ब्लॉगर ने उस आवाज को सुनकर कैमरे की तरफ देखा, थोड़ा नर्वस होकर हंसा और कहा कि ये कोई बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया प्रैंक है। लेकिन तभी वीडियो में कुछ बदलता है। हाँ, फुटेज के ऑडियो में पीछे कोई बहुत ही हल्की सी हलचल सुनाई देती है। फोन पर उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज लगातार मिन्नतें कर रही थी, मत मुड़ना मत मुड़ना, लेकिन वो मुड़ गया। और इंटरनेट के उन डार्क फोरम्स पर जो स्क्रीन ग्रैब मौजूद है, उसके अनुसार फुटेज के उस एक फ्रेम में उसके पीछे अंधेरे में कुछ था। उसके बाद फुटेज कट जाती है और वो क्रिएटर फिर कभी ऑनलाइन नहीं दिखा। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि चेतावनी कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो, इंसान का अहंकार उसे विनाश की ओर धकेल ही देता है। बिल्कुल। इस व्लॉगर के मामले से हम आज की चर्चा के तीसरे और सबसे जटिल पड़ाव पर पहुंचते हैं। व्लॉगर और रीकू के मामलों को गहराई से देखने पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा होता है, पैराडॉक्स। और वो क्या है? क्या ये फोन कॉल सिर्फ आने वाले समय की एक चेतावनी या भविष्यवाणी है, या क्या ये कॉल खुद ही उस त्रासदी का असली कारण है? और यही वो सवाल है जिसने इन सारे स्रोतों को पढ़ते समय मुझे पूरी तरह से उलझा दिया था। चलिए इन दोनों सिद्धांतों को परत दर परत खोलते हैं। पहला सिद्धांत, जो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक केस स्टडीज से आता है, वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी स्वयं सिद्ध होने वाली भविष्यवाणी। ये मनोविज्ञान की एक बहुत ही ठोस अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कॉल कोई अलौकिक श्राप नहीं है जो आपको मारने आता है, बल्कि ये आपके ही दिमाग के खिलाफ एक हथियार बन जाता है। मतलब जब कोई इंसान अपनी ही मौत की आवाज सुन लेता है तो वो अवचेतन रूप से उस दुर्घटना का इंतजार करने लगता है। बिल्कुल, वो उम्मीद करने लगता है कि कुछ बुरा होगा, और ये डर, ये खौफनाक उम्मीद इंसान के व्यवहार को सूक्ष्म रूप से बदल देती है। वो ऐसे फैसले लेने लगता है जो वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेता। उसकी टाइमिंग बदल जाती है। हाँ, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। हो सकता है रीकू अगर सामान्य रूप से चल रहा होता तो वो गाड़ी उसके पास से निकल जाती, लेकिन उस कॉल की वजह से वो सड़क के बीच में झिझका, रुका और अनजाने में खुद अपनी मौत के रास्ते में आ गया। और व्लॉगर के मामले में भी अगर वो कॉल ना आती तो शायद वो पीछे मुड़कर देखने की गलती ही ना करता। ये कॉल इंसान को उस बिंदु तक ले जाती है जहां वो खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। ये सिद्धांत बहुत तार्किक और वैज्ञानिक लगता है कि इंसान डरकर गलत फैसले लेता है, लेकिन क्या? देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है।
मैं इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप इन घटनाओं को किस तरह से देखती हैं? जरा सोचिए, मैं मान सकती हूँ कि रिकू मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गया था या वो सड़क पर गलत समय पर रुक गया था, लेकिन जो तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारती है, वो गाड़ी तो रिकू के दिमाग की उपज नहीं थी ना। वो गाड़ी तो असली थी। बिल्कुल, वो भौतिक दुनिया का एक हिस्सा थी। और व्लॉगर के पीछे जो रहस्यमयी परछाई कैमरे में कैद हुई, वो भी सिर्फ एक मानसिक वहम नहीं हो सकती, क्योंकि वो वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। सही पॉइंट है। और ओसाका के बिजनेसमैन की खाली कार भी तो एक भौतिक साक्ष्य है। अगर ये कॉल सिर्फ हमारे व्यवहार को बदलता है, तो बाहरी दुनिया की चीजें, वो गाड़ी, वो परछाई, उसी सटीक समय पे कैसे सिंक हो जाती हैं? हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की भौतिक घटनाओं को तो नियंत्रित नहीं कर सकता ना। ये एक बहुत ही शानदार प्रतिवाद है, और यही वो जगह है जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हार मान लेते हैं और हमें उन जापानी अर्बन लेजेंड्स के गहरे, कुछ हद तक अलौकिक स्रोतों की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो वहाँ क्या जवाब मिलता है? जो विरोधाभास आपने उठाया, उसका जवाब समय के एक बहुत ही भयानक लूप में छिपा है, क्लोज्ड टाइम लूप। समय का लूप? इसे थोड़ा और समझाइए। भौतिक विज्ञान और समय की कुछ गूढ़ थ्योरीज के नजरिए से इसे देखिए। इन स्रोतों का अंतिम सत्य इसी बात पर टिका है कि फोन उठाने वाला व्यक्ति उस कॉल में अपनी ही आवाज सुन रहा है, अपनी ही मौत की चीख सुन रहा है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में यह घटना पहले ही हो चुकी है। उफ, एक सेकंड, मतलब वो चीख रिकॉर्ड हो चुकी है, भले ही वो समय अभी आना बाकी हो। बिल्कुल, और यही सबसे डरावना हिस्सा है। अगर भविष्य में आपने वो चीख मारी ही नहीं होती, तो वो रिकॉर्ड होकर अतीत में कैसे आती? बाप रे। चूंकि आप अपनी ही गूंज सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि भविष्य की वो घटना पत्थर की लकीर बन चुकी है। आप नियति से भाग नहीं सकते, डेस्टिनी। मतलब सब कुछ तय है। हाँ, अगर घटना पहले ही तय हो चुकी है, तो फिर ये सवाल ही बेमानी हो जाता है कि कॉल भविष्यवाणी है या कारण, क्योंकि उस लूप में दोनों एक ही चीज बन जाते हैं। ये सच में दिमाग को सुन कर देने वाला विचार है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई इंसान ये जानता है कि फोन उठाने का नियम है और फिर भी वो उठा लेता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से फोन उठा रहा है, या वो भविष्य में लिखी जा चुकी उस स्क्रिप्ट का बस पालन कर रहा है जिसमें उसका फोन उठाना पहले से ही तय था? वही तो, अगर भविष्य में उसकी चीख रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि उसे फोन उठाना ही था। उसके पास कोई विकल्प था ही नहीं, चॉइस थी ही नहीं। यही वो बिंदु है जहां ये लेजेंड सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी से ऊपर उठकर इंसानी अस्तित्व पर एक प्रहार बन जाता है। यह समय के एक ऐसे भयानक जाल का उदाहरण है जहां इंसान सोचता है कि उसके पास विकल्प है, लेकिन असल में हर कदम उसे उसी अंत की ओर ले जा रहा होता है। ओह, ये हमारी कमजोरियों, हमारी खतरनाक उत्सुकता और उस भ्रम को उजागर करता है जहां हम सोचते हैं कि हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा विचार है जो चर्चा खत्म होने के बाद भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने आज की इस विस्तृत चर्चा में देखा कि कैसे डेनवा नोनोरुई सिर्फ 3.03 AM पर बजने वाले एक फोन की कहानी नहीं है। हमने मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट से लेकर पुलिस की फाइल्स तक का सफर तय किया, और हमने पाया कि ये लेजेंड इस बात का प्रतीक है कि हमारा दिमाग कैसे अज्ञात चीजों के प्रति एक अजीब सी कशिश महसूस करता है, कैसे हम अपने ही डर के सामने घुटने टेक देते हैं, और कैसे एक साधारण सी रिंगटोन हमारे अस्तित्व की वास्तविकता को चकनाचूर कर सकती है। ये निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम तकनीकी रूप से कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, कुछ आदिम डर हमेशा हमारे भीतर गहराई में बैठे रहते हैं। अपनी ही आवाज को अपने विनाश का दूत बनते हुए सुनना और ये जानना कि हम इसके खिलाफ पूरी तरह से बेबस हैं, शायद इंसानी अनुभव का सबसे बड़ा दुस्वप्न है। आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इन पुलिस रिपोर्ट्स या केस स्टडीज में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इस पूरी चर्चा की नींव में बसा है। वो क्या है? जरा सोचने वाली बात है। अगर ये कॉल वाकई भविष्य से आ रही है और इसमें किसी के अंतिम पल पहले से ही रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो क्या इस दुनिया में फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज बची भी है? क्या इंसान सच में अपने फैसले खुद लेता है, या क्या हम सभी सिर्फ एक ऐसी बड़ी स्क्रिप्ट के साधारण किरदार हैं जिसका खौफनाक अंत बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और हर इंसान बस अनजाने में अपने अपने हिस्से के 3.03 AM का इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा दार्शनिक और खौफनाक सवाल है जिसका सटीक जवाब शायद कोई भी नहीं जानना चाहेगा। इसमें कोई शक नहीं।
आज के इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगली बार जब रात के अंधेरे में फोन बजे और स्क्रीन पर अननोन लिखा हो, तो सबसे समझदारी का काम यही होगा कि उस फोन को बस साइलेंट मोड पे ही छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सुरक्षित रहें और अपनी उत्सुकता को कभी भी अपने डर पर हावी न होने दें।